शादी के लाल जोड़े में सजी 23 साल की हर्षिता उस सुबह खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मान रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में वही सपने थे जो हर लड़की अपने विवाह के दिन संजोती है। उसे पूरा यकीन था कि उसकी जिंदगी अब एक नए खूबसूरत मोड़ पर पहुंचने वाली है। दिल्ली के एक फार्म हाउस में 22 मार्च 2024 को अग्नि को साक्षी मानकर उसने लंदन में रहने वाले पंकज के साथ 7 फेरे लिए। उस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे सपने एक एक करके पूरे होते जा रहे हों। परिवार के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। सबको लग रहा था कि उनकी बेटी को एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो विदेश में अच्छी नौकरी करता है और उसे एक सुरक्षित भविष्य दे सकता है। हर्षिता के पिता सतबीर सिंह, जो पेशे से ड्राइवर थे, उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर इस शादी को बड़े प्यार और सम्मान के साथ संपन्न किया। उन्हें इस बात का सुकून था कि उन्होंने एक पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। विदाई के वक्त आंखें नम थीं, लेकिन दिल उम्मीदों से भरे हुए थे। सबको लग रहा था कि हर्षिता अब एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही है, जहां उसकी जिंदगी बेहतर होगी। किसी ने भी उस समय यह नहीं सोचा था कि जिस नई शुरुआत को वे खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं, वही शुरुआत उनकी बेटी को ऐसे अंधेरे में ले जाएगी जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। जब हर्षिता विदा हुई थी तब वह लाल जोड़े में थी, लेकिन जिस रूप में वह बाद में वापस आई उसने पूरे परिवार को भीतर तक तोड़ दिया। दिल्ली के पालम विलेज की साधनगर कॉलोनी में पली बढ़ी हर्षिता बचपन से ही बेहद सरल, मासूम और सकारात्मक स्वभाव की थी। उसे किताबों से प्यार था और बचपन से ही उसका सपना था कि वह एक दिन शिक्षक बने और बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी संवारे। इसी सपने को सच करने के लिए उसने प्रतिभा विकास विद्यालय से पढ़ाई पूरी की। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से हिंदी साहित्य में BA ऑनर्स किया। पढ़ाई के दौरान ही उसने तय कर लिया था कि उसे शिक्षण के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है। इसी वजह से ग्रेजुएशन के बाद उसने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से B.Ed की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होते ही उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी लगन इतनी सच्ची थी कि कई अभिभावक उसके पढ़ाने के तरीके की तारीफ करते नहीं थकते थे। महज 23 साल की उम्र में हर्षिता अपने भविष्य को लेकर बेहद गंभीर थी। वह दिन रात मेहनत कर रही थी। घर की सबसे छोटी बेटी होने के कारण उसे सबका खास प्यार मिलता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बड़ी बहन सोनिया थी, जिससे वह हर बात बिना झिझक साझा करती थी। दोनों बहनें सिर्फ बहनें नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे की दोस्त और सहारा भी थीं। सोनिया की शादी अच्छे घर में हो चुकी थी और अब परिवार की नजरें हर्षिता के भविष्य पर टिक गई थीं। भारतीय समाज में माता पिता के मन में बेटियों की शादी को लेकर हमेशा एक चिंता रहती है। इसी सोच के साथ घर वाले चाहते थे कि हर्षिता का रिश्ता भी किसी अच्छे परिवार में तय हो जाए। उन्होंने अभी तलाश शुरू भी नहीं की थी कि एक करीबी रिश्तेदार के जरिए पंकज का प्रस्ताव आया। हरियाणा के धरौली गांव का रहने वाला पंकज उस वक्त लंदन में रह रहा था। दावा किया गया कि वह वहां एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता है। उम्र में वह हर्षिता से 1 साल छोटा था, लेकिन परिवार को यह फर्क बड़ा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि लड़का सेटल्ड है और परिवार भी ठीक ठाक है। रिश्ता जान पहचान के जरिए आया था, इसलिए ज्यादा जांच पड़ताल किए बिना ही दोनों की सगाई तय कर दी गई। हर्षिता भी इस रिश्ते से खुश थी। उसे लग रहा था कि लंदन जैसे देश में जाकर उसे अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करने के बेहतर मौके मिलेंगे। रिश्ता पक्का होने के बाद अगस्त 2023 में पंकज भारत आया। दोनों ने कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट मैरिज कर ली ताकि वीजा से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जा सकें। इसके बाद पंकज वापस लंदन चला गया और इधर हर्षिता तथा उसके परिवार ने पारंपरिक शादी की तैयारियां शुरू कर दी। करीब 8 महीने बाद पंकज फिर भारत लौटा। इस बार पूरे रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से शादी हुई। कुछ दिनों की रस्मों के बाद पंकज काम के सिलसिले में दोबारा यूके लौट गया। अप्रैल में वीजा मिलने के बाद हर्षिता भी उसके पास पहुंच गई। दोनों इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटनशायर जिले के कॉर्बी इलाके में रहने लगे। नया देश, नए लोग और नई जिम्मेदारियां, इन सब के बीच हर्षिता थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अपने सहज स्वभाव के कारण उसने धीरे धीरे खुद को ढाल लिया। उसकी पढ़ाई और डिग्रियों के दम पर उसे एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में नौकरी भी मिल गई, जिससे वह खुश थी और खुद को आत्मनिर्भर महसूस कर रही थी। हर्षिता पूरी ईमानदारी से पत्नी और जीवन साथी की भूमिका निभा रही थी। वह नौकरी करके आर्थिक रूप से योगदान दे रही थी और साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी संभाल रही थी। खाली समय में दोनों साथ घूमने जाते। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य बल्कि खुशहाल लगती थी। हर्षिता को लगता था कि उसने सही फैसला लिया है। उसे भरोसा था कि उसका भविष्य सुरक्षित है, लेकिन जिस सच्चाई से वह अनजान थी, वही उसकी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बादी की ओर धकेल रही थी। उसे बाद में पता चला कि पंकज जिस नौकरी का दावा कर रहा था, वह किसी प्रतिष्ठित कंपनी की नहीं थी।
हकीकत यह थी कि वह पिज्जा डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा था और उस समय स्टूडेंट वीजा पर था। जब हर्षिता ने यह बात अपने परिवार को बताई तो वे भी हैरान रह गए, लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई ठोस कदम उठाना आसान नहीं था। हर्षिता ने भी इन बातों को नजरअंदाज किया। उसने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने अपनी शादी और अपने घर को बचाने की कोशिश की। शादी को ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि पंकज का असली चेहरा सामने आने लगा। मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था कि उसने दहेज के नाम पर हर्षिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। वह सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी उसे तोड़ने लगा था। उसने हर्षिता के बैंक खातों पर नियंत्रण कर लिया। हर वक्त पैसों की मांग करता रहता। उसका व्यवहार दिन ब दिन और आक्रामक होता जा रहा था। हर मौके पर वह अपनी सत्ता और ताकत दिखाने की कोशिश करता। हर्षिता की दुनिया सिमटकर सिर्फ नौकरी और घर के कामों तक रह गई थी, क्योंकि पंकज ने उसे दोस्तों से मिलने तक से मना कर दिया था। बाहर से मुस्कान बनाए रखने वाली हर्षिता अंदर ही अंदर पूरी तरह टूटती जा रही थी। लेकिन उसने शुरुआत में यह सब अपने माता पिता को नहीं बताया, क्योंकि उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद समय के साथ हालात सुधर जाएं। 29 अगस्त 2024 उस दिन हालात उस हद तक बिगड़ गए जब पंकज ने हर्षिता को बेरहमी से पीटा। जान बचाने के लिए हर्षिता ने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन पंकज ने उसका पीछा किया, उसे पकड़ लिया और दोबारा मारपीट की। उस दिन हर्षिता का सब्र टूट गया। रोते हुए उसने अपने पिता को फोन किया और पहली बार पूरी सच्चाई बता दी। बेटी की हालत सुनकर और देखकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनका दामाद उनकी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। सतबीर सिंह ने हिम्मत और समझदारी दिखाते हुए हर्षिता को सलाह दी कि वह किसी भरोसेमंद दोस्त या सहकर्मी से संपर्क करे और वहां से सुरक्षित निकल जाए। मौका मिलते ही हर्षिता ने अपने एक कलीग को फोन किया और उसके घर जाकर रहने लगी। इसी दौरान सबसे दर्दनाक सच्चाई सामने आई। हर्षिता गर्भवती थी और लंबे समय तक झेले गए शारीरिक और मानसिक अत्याचार के कारण उसका गर्भपात हो गया। उसी शाम हर्षिता ने नॉर्थहैम्पटनशायर पुलिस में पंकज के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। उसने लिखित रूप में बताया कि कैसे उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसके पैसों पर नियंत्रण रखा गया और जबरन ओवरटाइम करने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और तेजी से कार्रवाई की। 3 सितंबर 2024 को पंकज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद उसे जमानत मिल गई, लेकिन हर्षिता की सुरक्षा के लिए पुलिस ने डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया। इसके तहत 28 दिनों तक पंकज न तो हर्षिता से संपर्क कर सकता था और न ही उसके पास जा सकता था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर्षिता के लिए 2 डिटेक्टिव्स भी नियुक्त किए। उसे पंकज के घर के पास ही एक दूसरे सुरक्षित घर में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इस सब के बीच हर्षिता पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने साफ शब्दों में अपने परिवार को बता दिया था कि वह अब पंकज के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह वापस गई तो उसकी जान चली जाएगी। हर्षिता के परिवार ने भी उसकी बात सुनकर यही महसूस किया कि अब सबसे सही कदम यही है कि वह जल्द से जल्द भारत लौट आए, ताकि कम से कम वह सुरक्षित रह सके। लेकिन कानूनी पेचीदगियों ने उसके हाथ बांध दिए। पंकज के खिलाफ दर्ज केस के चलते केस बंद हुए बिना हर्षिता देश नहीं छोड़ सकती थी। उधर 28 दिनों की अवधि पूरी होने और जुर्माना भरने के बाद पंकज पर लगा डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑर्डर भी हटा दिया गया और इसके साथ ही हर्षिता की जिंदगी में फिर से डर की आहट लौट आई। कुछ ही दिनों बाद पंकज ने अपने एक रिश्तेदार के जरिए हर्षिता को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया। कभी नरमी से तो कभी धमकी भरे लहजे में वह लगातार शिकायत वापस लेने का दबाव बनाता रहा। मानसिक रूप से पहले से ही टूटी हुई हर्षिता आखिरकार झुक गई। उसने पंकज के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत वापस ले ली और यही फैसला बाद में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। शिकायत वापस होते ही पंकज ने फिर से उसकी जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। वह बार बार फोन करने लगा, यह यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि वे दोनों मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वह कहता, सब भूल जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा। अपने भीतर की टूटन और गहरे अकेलेपन के चलते हर्षिता को लगा कि शायद जेल जाने के बाद पंकज को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। उसे लगा शायद वह बदल चुका है। इसी उम्मीद में हर्षिता ने दोबारा उससे मिलना शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि पंकज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। पंकज ने धीरे धीरे फिर से उस पर अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। मिलने के बहाने वह उससे पैसे लेने लगा। वह कहता, जेल जाने की वजह से नौकरी नहीं मिल रही, बस थोड़ा साथ दे दो। हर्षिता अपने स्वभाव के मुताबिक मदद करती रही,
और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती चली गई। 10 नवंबर 2024 उस दिन पंकज ने हर्षिता को कॉर्बी बोटिंग लेक के पास मिलने के लिए बुलाया। यह जगह उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी। दोनों काफी देर तक झील के किनारे टहलते रहे। उस दौरान पंकज ने ऐसा दिखाया जैसे वह सच में अपनी जिंदगी सुधारना चाहता हो। हर्षिता को लगा कि शायद अब हालात बदल सकते हैं और इसी भरोसे में उसने पंकज को अपने घर पर डिनर के लिए आने का न्योता दे दिया। उस शाम हर्षिता ने वीडियो कॉल पर अपने परिवार से बात की। उसने बताया कि पंकज आज उसके साथ खाना खाने आ रहा है, वह उसके लिए खाना बना रही है। उस वक्त किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह उनकी बेटी के साथ आखिरी बातचीत साबित होगी। अगले दिन यानी 11 नवंबर जब परिवार ने हर्षिता को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ मिला। शुरुआत में घर वालों ने सोचा शायद वह काम में व्यस्त होगी या कहीं बाहर गई होगी, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए न कोई कॉल आया न कोई मैसेज। बेचैनी बढ़ने लगी। 13 नवंबर तक जब हर्षिता की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उसके पिता ने घबराए हुए स्वर में मैसेज भेजा, बेटा आज फोन नहीं किया, सब ठीक तो है? और उसी पल परिवार को एहसास हो गया कि कुछ बहुत गंभीर गलत हो चुका है। उन्होंने तुरंत रिश्तेदारों की मदद से हर्षिता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि उनके लिए यूके जाकर खुद कुछ करना संभव नहीं था। पुलिस ने जब हर्षिता से जुड़े पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो उनका शक सीधे पंकज पर गया, क्योंकि कुछ ही समय पहले हर्षिता ने उसी के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच को तेज कर दिया गया। पुलिस हर्षिता के दिए गए पते पर पहुंची, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थी। इसी दौरान यह भी सामने आया कि पंकज भी अपने रजिस्टर्ड पते से गायब है। सिर्फ पंकज ही नहीं, उसकी सिल्वर रंग की वोल्वो कार भी वहां नहीं थी। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से पुलिस ने उस कार को ट्रेस करना शुरू किया और 14 नवंबर की सुबह अल्फर्ड इलाके की ब्रिस्बेन रोड पर वह कार खड़ी मिली। कार के अंदर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने डिग्गी खोली उनके सामने वह मंजर था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। डिग्गी के अंदर हर्षिता का शव पड़ा हुआ था। शरीर की हालत देखकर पुलिस को अंदाजा हो गया था कि मौत को 3 से 4 दिन बीत चुके हैं। यह खबर जैसे ही भारत में उसके परिवार तक पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोते बिलखते परिवार के लिए यह यकीन करना नामुमकिन था कि जिस बेटी को वे हंसते खेलते विदा कर चुके थे वह इस हाल में वापस आएगी। 15 नवंबर को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि हर्षिता की मौत 10 नवंबर की शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच हुई थी और मौत का कारण था गला घोंटकर की गई हत्या। अब यह साफ हो चुका था कि यह एक सुनियोजित मर्डर था। हर्षिता की मौत की खबर पूरे इंग्लैंड में आग की तरह फैल गई। पुलिस पर इस केस को सुलझाने का जबरदस्त दबाव बन गया। फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर पुलिस ने हर्षिता के घर की बारीकी से जांच शुरू की। आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाने लगी। जांच के दौरान 10 नवंबर की रात करीब 9 बजे की एक फुटेज सामने आई। उसमें ब्लैक जैकेट पहना एक शख्स दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं, पंकज था। वह ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर साफ घबराहट झलक रही थी। यही फुटेज पुलिस के शक को यकीन में बदलने के लिए काफी थी। अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह पंकज को अल्फर्ड इलाके की जेफी रोड पर टहलते हुए देखा गया। वह एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। उस वक्त उसने हल्के हरे रंग की जैकेट पहन रखी थी और उसके कंधे पर एक काला बैग लटका हुआ था। यही पंकज की आखिरी सीसीटीवी फुटेज साबित हुई। पुलिस ने उसी फुटेज के आधार पर उसकी तस्वीर तैयार की और उसे सभी लोकल पुलिस स्टेशनों में सर्कुलेट कर दिया गया। जांच को 1 हफ्ता बीत चुका था और पुलिस को इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं पंकज देश छोड़कर भाग न जाए, लेकिन यह डर सच साबित हुआ। पता चला कि पंकज 11 नवंबर को ही अपने भारतीय पासपोर्ट के जरिए यूके छोड़ चुका था। इससे साफ हो गया कि उसने इस पूरे अपराध की योजना पहले से बना रखी थी। यूके अथॉरिटीज ने बिना देर किए इंटरपोल के जरिए भारतीय एजेंसियों को इस पूरे मामले की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने हर्षिता के परिवार से संपर्क किया और उन्हें अब तक की सारी जांच से अवगत कराया। यह खबर मिलते ही हर्षिता के पिता सतबीर सिंह टूट से गए, लेकिन एक पिता की मजबूरी और हिम्मत के साथ उन्होंने पालम विलेज पुलिस स्टेशन पहुंचकर पंकज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में दहेज उत्पीड़न, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और हत्या जैसी गंभीर धाराएं शामिल थीं।
सतबीर सिंह ने पुलिस को यह भी बताया कि इस पूरे मामले में पंकज के माता पिता की भूमिका भी संदिग्ध है। उनका आरोप था कि पंकज के माता पिता ने न सिर्फ दहेज के लिए उसे उकसाया, बल्कि परिवार पर लगातार दबाव बनाकर उन्हें अपनी एक संपत्ति बेचने तक के लिए मजबूर किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पंकज के पिता दर्शन सिंह और मां सुनील देवी के खिलाफ भी दहेज, मृत्यु, विवाहित महिला के साथ क्रूरता और आपराधिक विश्वासघात की धाराओं में मामला दर्ज किया। दोनों को रिमांड पर भेज दिया गया, लेकिन इस केस का मुख्य आरोपी पंकज अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर था। उसे एक खतरनाक अपराधी घोषित करते हुए पुलिस ने उसके वांटेड पोस्टर जारी किए। उसे पकड़वाने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि पंकज 12 नवंबर को दिल्ली पहुंच चुका था। 4 मार्च को दिल्ली के ही एक सीसीटीवी फुटेज में वह एटीएम से पैसे निकालते हुए दिखाई दिया। इतना ही नहीं, 22 मार्च को एक रिक्शा चालक के पास से उसका मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। इससे साफ हो गया कि पंकज दिल्ली में ही बेखौफ घूम रहा था। इन सब सबूतों के बावजूद उसका गिरफ्त में न आना हर्षिता के परिवार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हर्षिता की बहन सोनिया और उसका परिवार अदालतों के चक्कर काटते काटते थक चुका था। सोनिया ने खुलकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उसने अदालत में यह मांग रखी कि इस केस की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंपी जाए। परिवार को डर था कि जो शख्स खुलेआम दिल्ली जैसे बड़े शहर में घूम रहा है, वह कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। एक तरफ यूके की जांच एजेंसियां यह साफ कर चुकी थी कि हर्षिता की हत्या पंकज ने ही की है। वहीं दूसरी तरफ पंकज का परिवार अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि वह ऐसा जघन्य अपराध कर सकता है। पंकज की जिंदगी में वह सब कुछ था जिसकी ख्वाहिश एक आम इंसान करता है। एक प्यार करने वाली पत्नी, एक सामान्य परिवार और एक बेहतर भविष्य की संभावना। लेकिन लालच, झूठ और नियंत्रण की भूख ने उसे ऐसा अपराध करने पर मजबूर कर दिया जिसकी कोई माफी नहीं है। उसने यह भी नहीं सोचा कि हर्षिता के गर्भ में पल रहा उसका अपना बच्चा उसकी क्रूरता की वजह से दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गया। यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उस सच्चाई को सामने लाता है कि कैसे पैसों का जुनून एक इंसान को इस हद तक गिरा सकता है कि वह इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर देता है। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।